हेलो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट का इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पूरा। यहाँ पर हम पूरा इसको करेंगे। ये 2024 वाला एडिशन है। शुरू करते हैं यहाँ से इन्वायरमेंट वाला। शुरू करते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो इन्वायरमेंट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो भी सराउंडिंग है, उसके आसपास जो भी है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। द रूट वर्ड इन्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग सराउंड और इनसर्कल। जो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट शब्द है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है सराउंड या इनसर्कल, मतलब जो भी उसके आसपास है, जो उसकी सर्कल में आ रहा है वो। Does anything that surrounds us is collectively known as environment। तो जो भी हमारे आसपास है, जिसके अंदर हम सराउंड करते हैं, मतलब जो भी हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट है। एलिमेंट्स। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो एलिमेंट होते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, फिजिकल। पहले फिजिकल को हम कह सकते हैं फिजिकल, अबायोटिक या नॉन लिविंग एनवायरमेंट, मतलब जिसमें सिर्फ नॉन लिविंग या अबायोटिक जैसी चीज़ें आती हैं। जैसे द नॉन लिविंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड फिजिकल एनवायरमेंट। द फिजिकल एनवायरमेंट कंप्राइजेज लैंड, वाटर, एयर, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो इसमें फिजिकल में आती हैं। अब है दूसरा बायोलॉजिकल, बायोटिक लिविंग एनवायरनमेंट। द लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल में। द लैंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस फ्लोरा एंड फोना। इसमें बायोलॉजिकल, बायोटिक या लिविंग एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो आती हैं, जैसे कि फ्लोरा यानी प्लांट्स, या फोना या एनिमल्स, और जो भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो सब। ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरनमेंट। सब्जेक्ट ये मैटर क्यों करता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज एन ओवरलैपिंग एरिया और सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये कई सारे इट स्टडीज द इंटरसेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड गाइडलाइंस द वे फॉरवर्ड। हम इसमें पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, जो फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स हैं, उनके बीच का जो भी इंटरेक्शन होता है, तो हमें उसके बारे में जानने को मिलता है और हमें गाइडलाइंस मिलती हैं उसके आगे जानने के लिए। फॉर कन्वीनियंस टू स्टडी एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमें आसानी से पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट को इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। दूसरा इकोलॉजी, स्टडी, और इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी या साइंस ऑफ बायोस्फीयर, हम पढ़ेंगे इसको आगे। फिर होता है बायोडाइवर्सिटी एंड चौथा होता है एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड द मैनेजमेंट मेजर्स, पॉल्यूशन। तो पहले हम पढ़ते हैं पहला पार्ट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। द अर्थ कंप्राइजेज 3 स्फीयर्स। अर्थ के 3 स्फीयर्स होते हैं, मतलब उसके भाग होते हैं। पहला होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। दीज स्फीयर्स आर जनरली कंसिडर्ड एज लैंड। तो लिथोस्फीयर को हम कैसे जानते हैं, लैंड से, जो भी लैंड है हमारा। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो से ही पता चल रहा है वाटर से होगा, तो वाटर। और एटमॉस्फेयर मतलब एयर। द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज जर्मोलॉजी। लिथोस्फीयर की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और हाइड्रोस्फीयर की स्टडी को हम कहते हैं ओशनोग्राफी, और एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इकोलॉजी, स्टडी या साइंस ऑफ बायोस्फीयर। As we know that there are 3 spheres of the earth, namely lithosphere, hydrosphere, atmosphere। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ के 3 स्फीयर होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर इज नॉट अ सेपरेट और 4th स्फीयर ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर इज नॉट अ सेपरेट और 4th। बायोस्फीयर कोई अलग या चौथा वो नहीं है इनके अलावा का बायोस्फीयर।
एज मैनी थिंग जो हम सोचते हैं, बट इट इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। बट ये सब में कॉमन है, जो बायोस्फीयर होता है वो सबका कॉमन होता है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का ये कॉमन होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये अलग से कोई पार्ट नहीं है इसका, ये इन्हीं का ये कॉमन चीज़ है। डोंट कन्फ्यूज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट विद बायोस्फीयर। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और बायोस्फीयर से कन्फ्यूज नहीं है, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये अलग अलग चीज़ें। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट कंपेयर टू बायोस्फीयर। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक छोटा सा भाग है बायोस्फीयर का। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ओनली बायोटिक और लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है सिर्फ बायोटिक और लिविंग थिंग्स ही आती हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। बट बायोस्फीयर इंक्लूड्स बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फ्लोरा, फौना प्लस, मतलब ये तो आते ही हैं, फ्लोरा फौना जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं ये तो आते ही हैं, प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट भी आता है इसमें, जैसे लैंड, वाटर और एयर। इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट इक्वल्स टू बायोस्फीयर। मतलब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और जो ये अलग से हम पढ़ते हैं ना प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, जिसके हम पहले पता था, ये सब होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। ये कहलाता है बायोस्फीयर। तो ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट को कहते हैं। एवरी लिविंग बीइंग्स इज कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी द फिजिकल इन्वायरमेंट इज आल्सो कंसिडर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरी लिविंग थिंग्स। हर जो लिविंग थिंग्स है वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब जैसे लैंड, वाटर, एयर है, उससे अफेक्टेड होती है, मतलब उससे कुछ ना कुछ तो उसका अफेक्ट होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है उससे। द फिजिकल इन्वायरमेंट इज ओनली कंटिन्यूसली द फिजिकल इन्वायरमेंट द फिजिकल इन्वायरमेंट वो भी हमसे, जो लिविंग थिंग्स है उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर नॉट ओनली इंटरेक्ट विद वन अनदर बट ऑल्सो विद फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर नॉट ओनली इंटरेक्ट विद वन अनदर बट ऑल्सो विद, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोस्फीयर में, जो वो अपने आप से, मतलब जो प्लांट्स है वो खुद से, प्लांट्स और एनिमल्स वो खुद से तो इंटरेक्ट करते ही हैं, पर वो फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, लैंड, वाटर और एयर से कुछ ना कुछ। अ स्टडी ऑफ दिस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ द मेजर कंसेंट ऑफ साइंस ऑफ इकोलॉजी। इनकी पढ़ाई को इंटर रिलेशन, जो मतलब इंटरेक्ट करते हैं ये लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इन्वायरमेंट के साथ, जो लाइफ फॉर्म्स जैसे इंटरेक्ट करते हैं उनके रिलेशनशिप को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप और ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो जो स्टडी होती है रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म की और एक इन्वायरमेंट की, उसी को हमें इकोलॉजी, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसी को इकोलॉजी कहते हैं। इन अ सिंपल वे इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बायोस्फीयर। इकोलॉजी होती है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बायोस्फीयर। इकोलॉजी को ऑल्सो नोन है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। दिस मीन्स इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसका मतलब हुआ इकोलॉजी पार्ट होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज साइंस। सिंस इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट देयरफॉर इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड वर्ड कंपेयर टू इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जैसे एक पार्ट हुआ इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इन्वायरमेंट सबसे बड़ा चीज़ है, उसके अंदर ये सब इकोलॉजी, बायोस्फीयर सब कुछ इसी के अंदर आते हैं, तो इन्वायरमेंट सबसे बड़ा होगा कंपेयर टू बायोडाइवर्सिटी। क्या होती है? The biodiversity is an acronym of biological diversity. बायोडाइवर्सिटी होती है वो उसका सिमिलर होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द बायोडाइवर्सिटी लिटरली मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ में अलग अलग जो भी होते हैं, लाइफ कैसे अलग अलग होती है। द बायोस्फीयर इज द मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दैट इज बायोस्फीयर इज द मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दैट इज फ्लोरा, प्लांट्स, फौना, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर में हम मेजर क्या करते हैं? वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। इन इकोलॉजी द डाइवर्सिटी इज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना विद इन अ गिवन रीजन और एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी में द डाइवर्सिटीज मतलब नंबर हो गए या वेराइटी ऑफ स्पीसीज होती हैं, जैसे अलग अलग स्पीसीज होती हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय,
और पेड़ों की भी, जैसे नारियल का पेड़, आम का पेड़, तो ऐसे अलग अलग स्पीसीज होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, है ना, और इस रीजन में होती हैं, गिवन रीजन में, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एज फार एज वैरायटी ऑफ लाइफ पॉसिबल अप टू द एक्सटेंट देयर मस्ट बी अ बायोस्फीयर, जहाँ तक वैरायटी, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है वहाँ पे बायोस्फीयर। इन अनदर वे द बायोस्फीयर एक्सटेंड टू एनी प्लेस वेयर लाइफ ऑफ एनी काइंड माइट एग्जिस्ट, जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है वहाँ पर बायोस्फीयर होगा ही होगा। Since biosphere is the dwelling place of all organisms, so each and every variety of organisms become a part of biosphere. जो since biosphere is the dwelling place of all organism, biosphere एक ऐसी जगह है जहाँ पे all organism each variety of become a part. बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर और सारे ऑर्गेनिज्म जो है बायोस्फीयर का पार्ट बनते हैं। द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। बायोस्फीयर एक बार हम समझ लेते हैं क्या होता है। बायोस्फीयर जिसमें बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसमें लिविंग थिंग्स और वो सब एनिमल्स आते हैं वो, और फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें लैंड वाटर, वो बायोस्फीयर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बायोडाइवर्सिटी जिसमें अलग अलग स्पीशीज आते हैं। Since biosphere is the dwelling place of all organisms, each and variety of organisms become a part of biosphere. The biodiversity and biosphere depends on each other. Biodiversity और biosphere depends करते हैं अपने एक दूसरे पर। Naturally the most diverse the flora and fauna are, जितना डाइवर्स होंगे फ्लोरा फाउना, देन मोर द बायोस्फीयर एक्सपेंड्स। जैसे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अलग अलग होंगे तो बायोस्फीयर भी तो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ वो लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो बायोस्फीयर भी ज़्यादा बढ़ेगा। न्यू स्पीसीज, तो उसमें क्या नई स्पीसीज आ जाएंगी, फ्लोरा एंड फाउना, वाइस वर्सा। इन अदर वर्ड बायोस्फीयर इज द स्फीयर वेयर बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर ऐसी जगह है, बायोस्फीयर को एक स्फीयर ही मान लो, एक बॉल मान लो, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जंतु सब उसी में रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी द सम टोटल ऑफ ऑल दैट फाउंड इन द बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी इज द सम टोटल, बायोडाइवर्सिटी में सब जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। बायोस्फीयर एक तरह से बॉल समझ लो, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर सारे जीव जंतु अलग अलग प्रकार के रहते हैं। सीवियर बायोडाइवर्सिटिकल लॉस इज अकरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है इंसानों के कारण। मैनी इनिशिएटिव हैड टेकन टू रिकवर बायोडाइवर्सिटी लॉस एज पर्सनल, सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं बायोडाइवर्सिटी को रिकवर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स लुप्त होते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल इशूज, प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट, मेजर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। Environmental issues, environmental problems, environmental crisis, environmental threats and environmental challenges are loosely synonymous to जो environmental issues होते हैं, environmental problems होते हैं, environmental crisis होते हैं, environmental threats होते हैं, environmental challenges होते हैं, ये दोनों सब एक ही चीज़ है। The biophysical wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activities। जो भी बायोलॉजिकल वेल्थ है, मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे है, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है और उसका पूरा दोष जो है वो इंसानों पर जाता है। दस एनवायरमेंटल इशूज़ आर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, दस एनवायरमेंटल इशूज़ आर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द बायोफिजिकल एनवायरमेंट, ऑफन ऑफ विच हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंसानों की वजह से ही बायोफिजिकल ख़त्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट, मेकिंग पीस विद नेचर एक रिपोर्ट है 2000 जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 3 की इन्वायरमेंटल इशूज दैट इज नेम्ड ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, पॉल्यूशन, डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। 3 तरह के मेनली इन्वायरमेंटल इशूज हैं आज के टाइम पे, जिनमें से ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, पहला है पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस
और क्लाइमेट चेंज। ये 3 ट्रायो है। इसमें पहला है पॉल्यूशन, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। इनको हमें टैकल करना है। इज़ द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ एवर फेस्ड। ये सबसे बड़ा खतरा है जो भी इंसानों ने आज तक फेस किया है। सी लेवल राइज एंड सीवियर वेदर आर 2 मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो समुद्र का जो तल है वो बढ़ता जा रहा है और जो मौसम भी बहुत ख़राब होता जा रहा है। ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं क्लाइमेट चेंज होने के। वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीम वेदर इंक्लूडिंग ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स हैज़ बिकम मोर कॉमन। दुनिया भर में सूखा, बाढ़ आना और तूफ़ान वगैरह आना अब कॉमन हो चुका है, आम बात हो चुकी है। ग्लेशियर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ मेल्टिंग। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बर्फ़ पिघल रही है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ हैंजिंग ग्लेशियर इन उत्तराखंड, मेल्टिंग ऑफ हैंजिंग ग्लेशियर्स इन चाइल एट्सेट्रा। जैसे कि एकदम हैंजिंग ग्लेशियर उत्तराखंड का मिल रहा है और हैंजिंग ग्लेशियर इन चाइल का भी पिघल रहा है। सिमिलरली मैनी आइलैंड्स एंड वैनिशिंग एंड सो ऑन। बहुत सारे टापू भी ख़त्म होते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल conservation is the practice of protecting the natural environment on the individual, organization, government levels for the benefits of both environment and humans. Environmental conservation सबकी जिम्मेदारी है, ये ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट्स की, लोकल पीपल की। Environmentalism is an environmental movement that addresses environmental issues through activism, legislation as education. Environmentalism एक मूवमेंट है जिसमें हम environmental issues को फेस करते हैं, जिससे जागरूकता बढ़ा के या फिर सरकार के द्वारा या फिर एजुकेशन के द्वारा। बुक्स लाइक रेचल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग। रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई साइलेंट स्प्रिंग सेट द बैकग्राउंड फॉर एन एनवायरमेंटल मूवमेंट। एक बैकग्राउंड ये हमें बताती है एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। ये 1962 में रिलीज हुई थी रेचल कार्सन के द्वारा साइलेंट स्प्रिंग। The UN Conference on Human Environment in 1972 held in Stockholm was the first international initiative to discuss environmental problems. The UN Conference on Human Environment in Stockholm में हुई एक ह्यूमन एनवायरनमेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर 1972 में स्टॉकहोम में। वॉज द फर्स्ट ये पहली थी जो कि इन्वायरमेंट पे हमने कॉन्फ्रेंस की थी। इन दिस कॉन्फ्रेंस इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी ईयर 5 जून विल बी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और इसी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि 5 जून को हम रोज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाएंगे। ऑफिशियल नेम यूएन वर्ल्ड एनवायरमेंट, जिसका जो ऑफिशियल नाम है यूएन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। इन ईयर 1973 द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड एंड हैंसफोर्थ एवरी ईयर 5 जून इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड। और 1973 को पहला एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था और ऐसे ही हम हर साल 5 जून को एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, एनवायरमेंट डे मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। In 1983 the UN set up the World Commission on Environment and Development. In 1983 the UN set up the World Commission on Environment and Development WCED with Gerhard Bernard and the chairperson. This report called in 1983 the UN set up the World Commission on Environment and Development also with Gerhard Bernard chairperson. This is called Our Common Future. In fact, the need of integration of economic and ecological system. The commission supported the concept of sustainable development. ये जो कमीशन बनाई गई थी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती थी। The WCA defined sustainable development as sustainable development that meets WCD थी जो वर्ल्ड कमीशन। WCD की फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशन ने एक संस्था बनाई जिसके ग्रोहाम ब्रंडलैंड और जिसके चेयरपर्सन है ग्रोहाम ब्रंडलैंड चेयरपर्सन है। और इसने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था और कॉमन फ्यूचर।
emphasize the need for integration of economic and ecological system, जिससे हम इकोनॉमिक मतलब हम विकास भी कर सकें और इकोलॉजी को नुकसान भी ना हो। द कमीशन सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसने एक कॉन्सेप्ट निकाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द WCD डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऐसे डिफाइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, जो आज की जो ज़रूरत है वो भी हम पूरे कर लें, और जो भविष्य में आने वाली जो हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए भी हम छोड़ सकें, मतलब उनके लिए भी कोई कमी ना हो। वाइल वी हैव मैनी इन्वायरमेंटल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन द इम्प्लीमेंटल हैज़ बीन लैक्स, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, बहुत सारे कानून हैं, पर उनका जो ठीक से पालन नहीं होता। In addition, the rules are often seen as impediments to rapid economic and government are always under pressure to relax them. रूल्स जो बाधा डालते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो हम जल्दी से विकास नहीं कर पाते रूल्स की वजह से। तो प्रेशर में तो सरकार को भी प्रेशर बनता है कि उन्हें रिलैक्स कर दें। Ultimately, it is a question of changing mindset that taking greater care in the use of natural resources so that we live a happy development for upcoming years. तो अल्टीमेटली तो यही है कि हमें माइंडसेट चेंज करना होगा, तो ग्रेट, और हमें अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी पड़ेगी ताकि हम एक अच्छा ग्रह छोड़ सकें अपनी आने वाली जनरेशन को। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड देयर आर 3 स्पेयर्स ऑफ अर्थ, नेमली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। 3 स्पेयर्स होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर इज, ये पहले बताता है, जो लैंड की पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जो पानी की पढ़ाई करते हैं उसे ओशनोग्राफी, और पानी और हवा की जो पढ़ाई करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। नो, द स्टडी ऑफ बायोस्फीयर इज कॉमन लाइफ एग्जिस्टिंग पोर्शन ऑफ लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर इज नोन एज इकोलॉजी। और जो बायोस्फीयर होता है, जो कॉमन होता है लैंड, वाटर, एयर का, उसकी जो पढ़ाई को हम इकोलॉजी कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? द टर्म लिथोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स लिथोस। जो लिथोस्फीयर है वो 2 शब्दों का एक जो मिलन से बना है। पहला है लिथोस, लिथोस का मतलब क्या हुआ, रॉकी या सॉलिड, कोई पत्थर जी ऐसी, और स्फेरिया मतलब स्फेयर। Thus the meaning lithosphere is a solid sphere of rock materials on the earth surface, both are continents. तो इसका मतलब है लिथोस्फीयर वो है जो सॉलिड लेयर होती है हमारी, जो लैंड की, जो कि हमारी धरती की जितनी भी परतें हैं रॉक्स की मटेरियल के, उन अर्थ सरफेस बोथ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स, जो भी महाद्वीप में और ओशन जो समुद्र के नीचे वाली परतें भी हैं, वो सब कुछ लिथोस्फीयर में आता है। अर्थ लिथोस्फीयर कंस्टिट्यूट द हार्ड एंड रिजिड आउटर वर्टिकल लेयर ऑफ, अर्थ के जो लिथोस्फीयर में जो हार्ड और रिजिड आउटर वर्टिकल लेयर ऑफ द अर्थ, जो भारी परतें होती हैं वो अर्थ के लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर सब डिवाइड हॉरिजॉन्टल इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। जो वर्टिकल लेयर्स होती हैं हमारी, वो तो ये हार्ड और रिजिड में वो तो लिथोस्फीयर आते हैं, और लिथोस्फीयर सब डिवाइडेड होता है हॉरिजॉन्टल टेक्टोनिक प्लेट्स को, जो हॉरिजॉन्टल वो प्लेट्स होती हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। द लिथोस्फीयर और लैंड कवर्स अप्रोक्स 29%, एग्जैक्टली 29.2 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर और जो लैंड है वो 29% कवर करता है हमारे धरती को। द लिथोस्फीयर comprised ऑफ द क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट मेंटल। लिथोस्फीयर में ऊपरी परत जो सी क्रस्ट है और अपरमोस्ट और सबसे ऊपर जो मेंटल है वो आती है लिथोस्फीयर में। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, द अर्थ इंटीरियर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो अर्थ के जो इंटीरियर है वो मेनली तो 3 परतों से बना है। पहला है क्रस्ट यानी सियाल, मेंटल सीमा, और कोर या नाइफ। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। जो क्रस्ट है ऊपरी परत है वो 1% ही है। 80% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। क्रस्ट, द क्रस्ट लेयर एक्सटेंड्स बिटवीन 30 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर डीप। जो क्रस्ट लेयर है वो 30 से 100 किलोमीटर अंदर गहरी हो सकती है।
The crust is thicker in the continents than the ocean floors. The crustal layer is of lighter density compared to interior layers. As the crustal layers comprise of rock rich in silica, aluminum is called silica aluminum. Layer. It is the thinnest of the layers of the earth. ये सबसे पतली लेयर होती है. Mantle यानी सीमा. Below the सियाल लेयर. और जो क्रस्ट के नीचे आती है मेंटल. क्रस्ट तो सबसे ऊपर हो गई, जो कि होती है 30 से 100 किलोमीटर तक की, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा क्रस्ट में तो सिलिका और एल्यूमिनियम ही पाया जाता है. इट इज़ अ थिनेस्ट और ये सबसे पतली लेयर होती है. इसके नीचे आती है मेंटल. बिलो द सियाल लेयर लाइज द मेंटल लेयर विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. तो जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसके नीचे एक और परत आती है जिसका नाम है मेंटल, और वो लगभग 2900 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है. एज द मेंटल कंप्राइज द मटेरियल रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ कॉल्ड सीमा. मेंटल में मेनली तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको सीमा कहते हैं. इट इज़ द थिकेस्ट ऑफ द ऑल लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर. यह सबसे ज़्यादा मोटी परत होती है अर्थ के जो अंदर का भाग है. कोर. The core of the earth consists of metals is liquid or plastic. Core. The core of the earth consists of metals in liquid. जो कोर है, जब से जो अंदर का भाग है धरती का, वो उसमें सारे मेटल पिघले हुए हैं. एक तरफ से लावा ही है वो. और प्लास्टिक स्टेट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और वो प्लास्टिक स्टेट में होते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होते हैं. द कोर ऑफ द अर्थ हैज़ अ रेडियस ऑफ 6000 किलोमीटर. जो अर्थ का जो अंदर का जो भाग है, उसको 6400 किलोमीटर का उसका रेडियस है. एज द निकल एंड फेरम लैटिन वर्ड आयरन एंड डोमिनेंट इन द कोर, इट इज कॉल्ड नाइफ. तो निकल एंड फेरम. फेरम क्या होता है? फेरम को लैटिन में आयरन, मतलब फेरम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आयरन, इसलिए इसको नाइफ कहते हैं. निकल और फेरम. फेरम मतलब आयरन, निकल और आयरन से मिलकर बना होता है कोर. दिस अकाउंट्स फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म. और एसी की कोर की वजह से ही अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो काम करता है. अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है चुंबकीय, वो उसकी वजह से बनती है. हाइड्रोस्फीयर. द टाइम हाइड्रोस्फीयर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड हाइड्रो और स्पेरिया. हाइड्रोस्फीयर है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है. पहले का है हाइड्रो, जिसका मतलब होता है वाटर, लिक्विड, या स्फेरिया या स्फेयर. Thus, the meaning of hydrosphere, the layer of water on the surface of the earth in the form of oceans, lakes, rivers and other water bodies. हाइड्रोस्फीयर में सब चीज़ें आती हैं, जो समुद्र, ओशंस में, और जो नदी है या तालाब है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं सब आती हैं. हाइड्रोस्फीयर ऑफ वाटर कवर्स अप्रोक्स 71%, एग्जैक्टली 70.78% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द. जो सरफेस एरिया है, जो ऊपरी का भाग है, उसमें से 70% सिर्फ पानी है. ऊपरी भाग उसमें सब 70 लगभग 71% से पानी है, पानी से ढका हुआ है. देयरफॉर द अर्थ है समटाइम्स वाटर प्लैनेट. इसकी वजह से अर्थ को, धरती को वाटर प्लैनेट, पानी का ग्रह भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट. इसलिए ब्लू प्लैनेट बिकॉज द अर्थ अपीयर्स ब्लू ड्यू टू वाटर फ्रॉम द स्पेस. तो पानी की वजह से धरती नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. कॉन्टिनेंट्स में भी कंसिडर एज लार्ज आइलैंड्स राइजिंग फ्रॉम द ओशन. कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप होते हैं, हम उनको एक तरह से बहुत बड़े टापू भी कह सकते हैं, जो कि ओशंस के अंदर होते हैं. वाटर अकर्स ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट इन पोलर. वाटर अकर्स ऑन द लैंड्स इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट इन पोलर रीजन एंड द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स ऑन द हाई माउंटेन्स. पानी जहाँ से निकलता है वो लैंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स पोलर रीजन से, या इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर फ्रॉम हाइट माउंटेन. जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होता है वहाँ से निकल. वाटर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर और आइस फ्लोज इन द ओशन एंड सीज. वाटर ऑल्सो अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड. पानी ज़मीन के नीचे भी होता है इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मतलब अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. वाटर ऑल्सो अकर्स है अबव द सरफेस ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. पानी ज़मीन के ऊपर भी होता है, जैसे वाटर वेपर जो भाप होती है. इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर परत होती है, उसमें भाप के रूप में भी पानी प्रेजेंट होता है. इवन फ्लोरा, प्लांट्स एंड फौना इंक्लूडिंग मैन आर प्रोमिनेंट मेड ऑफ वाटर.
जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यहाँ तक कि इंसान, वो मोस्टली पानी से बने होते हैं। दिस मीन्स वाटर इज़ द बेस ऑफ लाइफ ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इसका मतलब हुआ कि पानी एक बिल्कुल बेस बनता है, एकदम बेस है वो पेड़ पौधों को और जानवरों के लिए। दैट्स व्हाई इट इज सिंक वाटर इज़ लाइफ। इसलिए हम कहते हैं कि पानी ही जिंदगी है, वाटर इज़ लाइफ। इफ़ देयर इज़ वाटर देयर इज़ लाइफ। अगर जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी है। एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ वाटर देयर इज़ लाइफ। जब तक पानी है तब तक जिंदगी है। एंड सो पानी ही जिंदगी है, और जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है, और जब तक पानी है वहाँ ज़िंदगी है। आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल 97.3% लाई इन द वास्ट ओशंस। जितना भी पानी है उसमें से 97.3% है वो ओशंस के अंदर पाया जाता है। बट इट इज़ सैलाइन वाटर इन द वर्ड्स, पर ये खारा पानी होता है। इन द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश पोएट एस्टिमेटेड वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इन द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, एक इंग्लिश का पोएट है एस.टी. कोलरिज, उन्होंने कहा था वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब पानी पानी हर जगह है पर पी नहीं सकते। 2% स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, और 2% जो आइस है, बर्फ़ है, और उसमें इकट्ठा है, और 1% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर है। मतलब 1% पानी है, सिर्फ 1% पानी है जो ज़मीन के नीचे है। वाटर 0.6 है। और जो फ्रेश वाटर की जो लेक्स होती हैं उनमें सिर्फ 0.009% पानी है। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.0, और जो सीज एंड सॉल्ट लेक्स हैं, खारी झीलें हैं, उनमें 0.0019%। एटमॉस्फेयर में जो पानी है जो भाप के रूप में 0.0019% है। और जो नदियों में हमें जब लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी है उसमें सिर्फ 0.0001% पानी है। सबसे कम पानी नदियों में ही है। इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। ये इतना सब पानी हमें फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक पानी है जो खारा नहीं है। द लार्जेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेन वाटर which lies in the clouds of sky, and the largest indirect source of fresh water is underground water which lies in the form of aquifers। and जो लार्जेस्ट डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास फ्रेश वाटर के लिए वो तो है बारिश का पानी, which lies in the clouds, जो कि बादलों में होता है। द लार्जेस्ट इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट सोर्स है जिससे हम डायरेक्टली रिलेट नहीं करते फ्रेश वाटर का, वो अंडरग्राउंड है, जो ज़मीन का पानी है उस पर हम निर्भर करते हैं। द अर्थ हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर। अर्थ पे बहुत सारा पानी है, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली अ स्मॉल परसेंट, अबाउट 0.3 यूजेबल बाई ह्यूमन्स। अर्थ पे बहुत पानी है, लेकिन दुखद की बात यह है कि जिसमें से सिर्फ 0.3% ही हमारे काम का पानी है। अदर 99.7% लाइज इन द ओशन, और बाकी का जो 99% है वो समुद्र में पाया जाता है। फ्रेश वाटर वॉज सॉइल आइस शीट, फ्रेश वाटर वॉज सॉइल्स वाटर सरफेस अंडरग्राउंड वाटर एंड फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। आइस शीट, फ्रेश वाटर वॉज सॉइल्स वाटर लिक्विड एंड फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। Still much of the cerebral is usable in the unattainable। फिर भी हमारे पास 0.3% वाटर है, लेकिन उसको भी हम पूरा यूज़ नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द वाटर यूज्ड बाय ह्यूमंस कम्स फ्रॉम रिवर्स। जो भी पानी हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर नदियों से ही आता है। द विजिबल बॉडीज ऑफ वाटर आर रेफर्ड एज सरफेस वाटर। जो भी पानी हम देखते हैं आसपास वो सरफेस वाटर है। द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर इज एक्चुअली फाउंड एज अंडरग्राउंड एज सॉइल मॉइस्चर एंड इन एक्यूफायर्स। ग्राउंड वाटर कैन फीड द स्ट्रीम्स। That's why a river can keep flowing even when there has been no precipitation। Humans can use both surface and ground water। Drinkable water is called potable water। जो पीने लायक पानी होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर साइकिल, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर वाटर से। जो पानी का जो सर्कुलेशन होता है हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में और लिथोस्फीयर में, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग बाय द सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर सिमिलर टू द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर।
जो सूरज की वजह से तापमान में ऊंच नीच होती है, उसी की वजह से पानी का जो सर्कुलेशन होता है इधर उधर जैसे कि हवा का होता है। तो इसमें हमें डायग्राम दिया गया है। पहले समुद्र है, तो सूरज की गर्मी से वो पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, भाप से वो पानी ऊपर उठेगा, उससे बादल बनेंगे और बादल की वजह से वो ऐसी कम ठंडी इलाके में जाएंगे, गर्म से ठंडी इलाके में जाएंगे क्योंकि गर्म हवा ठंडी की तरफ जाती है। और फिर जब ठंडा होंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे, जिससे प्रेसिपिटेट होगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो वो वजन हो जाएगा उसमें, तो भारी हो जाता है पानी, है ना। तो फिर वो बरसने लग जाता है और यहाँ पर ज़मीन पर माउंटेन्स के ऊपर, और फिर पहाड़ों से वो पानी निकलता हुआ ग्राउंड वाटर के थ्रू ज़मीन के नीचे से होके लेक झीलों तक आता है। फिर यहाँ से भी अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द लैंड, तो कुछ पानी तो समुद्र में चलता है और यहाँ से भी भाप बनता है। When the surface water in the ocean, seas, rivers, lakes, etc. get heated by the sun rays, evaporation takes place and water vapor is added on the lower layers of the atmosphere. तो जो सरफेस पे जो समुद्र हैं, ओशन सीज हैं या नदियां हैं या झीलें हैं, उनका जो पानी जब गर्म होता है सन की वजह से, तो एवपोरेशन वो भाप बनता है और वाटर वेपर बन जाता है। और जो वाटर वेपर होता है वो जो लोअर लेयर होती है ना एटमॉस्फेयर की, उसमें जाके मिल जाता है। एज वी नो दैट वाटर वेपर इज़ द फॉर्म इट मे गेट कूल्ड लीडिंग टू कंडेंसेशन। और जब वो पानी ठंडा होता है, जब वाटर वेपर जब ठंडे होते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं वाटर में टाइनी टॉप, तो उसकी छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं उनकी, विच फॉर्म क्लाउड्स, और उनकी वजह से बादल बन जाते हैं। सच क्लाउड्स में कॉज, मतलब जो पानी भाप बन रहा है, पानी की जो भाप है वो ऊपर जाएंगी, पानी का जो भाप बनेगा ऊपर जाएंगी और वो फिर ठंडी होंगी तो कंडेंस हो जाएंगी, है ना। फिर वो कंडेंस होके उसकी छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी जिससे बादल बनते हैं। सच क्लाउड्स में कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेज। और ऐसे जो बादल होते हैं वो प्रेसिपिटेशन हो सकता है उनका, और वो फट सकते हैं, मतलब एक तरह से उनके या तो बारिश हो सकती है या स्नोफॉल हो सकता है। रेनफॉल ऑन द लैंड लीड्स टू द सरफेस रन ऑफ द रेनफॉल ऑन लैंड्स लीड्स टू सरफेस रन ऑफ इन द फॉर्म रिवर्स विच रीच द ओशंस अल्टीमेटली। जो बारिश होती है जो ज़मीन पे, लेट्स टू द सरफेस रन ऑफ इन द फॉर्म, वो जो पानी होता है वो निकल जाता है नदियों के थ्रू और समुद्र में जाके मिल जाता है। इन दिस प्रोसेस सर्कुलेशन वाटर इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। और जितना ही पानी जा रहा है, मतलब नदियों से समुद्रों तक जाता है, इसके बीच में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। इन द बायोस्फीयर वाटर मे गेट टेम्परेली स्टोर्ड इन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड कर्व। और पानी बीच में खट्टा भी हो जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाएगा, बर्फ़ बन जाएगी, या झीलों में चला जाएगा, तालाब बन जाएगा, या ज़मीन में चला जाएगा पानी, तो उनमें भी खट्टा हो जाता है। एटमॉस्फेयर, द टर्म एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन टू वे एटमोस स्पायरा। द एटमॉस्फेयर दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एटमोस यानी वेपर, भाप, और स्पायरी मतलब स्पेयर। द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक गैसियस एनवलप दैट सराउंड्स द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर का मतलब ये है जो गैस की जो परत है जो अर्थ को सराउंड करता है, अर्थ के ऊपर है जो। Among the three major elements of environment, the atmosphere is the most dynamic as changes take place on it. Among the three major elements of environment, the atmosphere is the most dynamic and changes take place in it, not only from one season to another but also shorter periods of few hours. जो एटमॉस्फेयर है सबसे ज़्यादा डायनेमिक होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जो कि पहले तो मौसम में भी होते हैं, एक मौसम से दूसरे मौसम में भी होता है, या शॉर्टर, और कुछ घंटों में भी पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है, हवा इधर उधर चलने लग जाती है। आउट ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर 19 फाउंड इन द हाइट ऑफ 32 से। जो भी जितना भी एटमॉस्फेयर है उसमें से 99% जो उसका मास है वो 32 किलोमीटर के तक पाया जाता है अर्थ पे।
32 किलोमीटर तक पार दिया अर्थ सरफेस। इट इज़ टू बी नोटेड द मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज अकर विद इन दिस लेयर। और जितने भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो एटमॉस्फेयर जो टिका हुआ है वो धरती की ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ है, नहीं तो ये आसमान में उड़ जाता है स्पेस में। द स्टडी ऑफ लोअर लेयर्स एंड अपर लेयर्स एज द एटमॉस्फेयर इन मेट्रोलॉजी। जो लोअर लेयर्स को जो स्टडी की पढ़ाई, जो लोअर नीचे की जो परत होती है उसको तो कहते हैं मीट्रोलॉजी, और जो ऊपर की जो पढ़ते हैं उसको एरोलॉजी। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैविंग अ रिलेटिवली यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन द लोअर लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं जिनका लगभग बराबर से ही होती हैं सारी चीज़ें लोअर लेयर्स में। एन एवरेज सैंपल ऑफ प्योर ड्राई एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 78 ऑक्सीजन 21 आर्गन 0.7। जो अगर हम कोई भी थोड़ा सा एवरेज कोई भी सैंपल उठा के देखें एक प्योर ड्राई एयर का, सूखी हवा का, उसमें 78% हमको नाइट्रोजन मिलेगा, 21% ऑक्सीजन मिलेगी और 0.9% आर्गन मिलेगा। अदर गैसेस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती हैं, हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, ओजोन भी होता है, प्रेजेंट इन माइनर क्वांटिटीज। ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं। द लोअर लेयर्स of the atmosphere also contains water vapor in variable quantity. The lower layers of atmosphere also contains water vapor in variable। जो लोअर लेयर्स जो नीचे की जो हवा की जो परतें होती हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी भाप के रूप में उपस्थित होता है। वाटर वेपर इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय एवापोरेशन फ्रॉम ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, ponds। Water vapor is added to the atmosphere by evaporation from ocean, seas, lakes, rivers, ponds and other water bodies। जो भाप में जो वाटर वेपर होता है वो समुद्र, झीलों, नदियों या तालाबों से बनता है। थ्रू वाटर वेपर में नॉट एक्सीड 3 और 3% और 4% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। दो वाटर वेपर में नॉट एक्सीड 3% और 4% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। जो at water may not exceed total volume of air। through water vapor may not exceed total volume। जितना भी ये एयर का पार्ट है उसमें 3 या 4% से ज़्यादा वाटर वेपर नहीं हो सकते उसमें, बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एटमॉस्फेयर। बट ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस सॉलिड पार्टिकल लाइक डस्ट, कार्बन, सॉल्ट, पोलन ग्रेन्स एटसेट्रा फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें यह सब भी मिला होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज बाय द हाइट। द एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है उसमें वो हाइट के साथ कम होती चली जाती है। देयर आर 5 लेयर्स इन दैट। इसकी एटमॉस्फेयर में 5 परतें होती हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। नोट अ सिंपल फॉर्मूला टू रिमेंबर दिस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इनको याद करने का सिंपल फॉर्मूला है टेक सम मैंगोज टू ईट। टेक सम मैंगोज टू ईट मतलब ट्रोपो जो कि 8 से 18 किलोमीटर तक होती है, उससे ऊपर हम चलेंगे स्ट्रेटो 50 किलोमीटर तक होती है। फिर जब बोलते हैं मीजोस्फेयर जो 80 किलोमीटर तक होती है, और थर्मो 513 किलोमीटर, एक्सो 10,000 किलोमीटर तक होती है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो पहले हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस यानी रोटेटिंग या चेंजिंग। ट्रोपोस का मतलब होता है रोटेटिंग या चेंजिंग, प्लस स्पायर मतलब स्फीयर। ट्रोपोस्फेयर द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस। जो सबसे नीचे ही परत होती है, जो जमीन के सबसे पास होती है, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट ऑल्सो नोन एज टर्बोस्फेयर और कन्वेक्टोस्फेयर। इसको हम टर्बोस्फेयर और या कन्वेक्टोस्फेयर भी कहते हैं। इन दिस लेयर द टेम्परेचर विल डिक्रीजेज विद हाइट एट एन एवरेज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर। इस लेयर में जो इसका जो तापमान होता है वो हाइट के साथ कम होता चला जाता है। लगभग 165 डिग्री हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री का कम हो जाएगा। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड अप टू एन एवरेज हाइट ऑफ 14 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर लगभग 14 किलोमीटर तक होती है ऊपर, 8 किलोमीटर अलोंग द पोल्स एंड 18 किलोमीटर अलोंग द इक्वेटर।
मतलब 8 किलोमीटर तो तक तो पोल्स, जो अर्थ के जो पोल्स हैं वहाँ पे 8 किलोमीटर तक की हाइट पे होती है, और 18 किलोमीटर अलोंग द इक्वेटर। द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्पोज। जो अपर लिमिट होती है उसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन देयर, जो भी जितने भी मौसम में बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में के अंदर ही होते हैं। ड्यू टू रोटेशनल टर्बुलेंस दैट मिक्सेस द लेयर्स ऑफ एयर एंड वेदर फिनोमिना occur. Due to rotational turbulence that mixes the layers of air and weather phenomenon occur, this sphere is known as troposphere. Due to rotational turbulence that mixes the layer, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोटेशनल टर्बुलेंस होता है जो कि लेयर्स को, हवा की जो लेयर्स को मिलाता है, एंड वेदर फिनोमेना occurs, जिसकी वजह से मौसम बदल रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो मतलब लेयर और स्फेयर मतलब स्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर इज अनदर लेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल। जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो लगभग 50 किलोमीटर ऊपर होती है सी लेवल से, जो समुद्र का जो तल है। सी लेवल इज द एवरेज लेवल ऑफ द सी। It is the base level of measuring elevation, height and the depth on earth. In this layer the temperature remains, क्योंकि ज़मीन तो ऊपर नीचे होती है, समुद्र तो उतने रहेगा, तो वहाँ से मेजर करते हैं तो 50 किलोमीटर ऊपर होती है ये। It is extend up to the 50 kilometer above the sea level. It is base level for measuring elevation. ठीक है। In this layer, the temperature remains constant initially and then increases with height. पहले तो इसमें जो शुरू में तो टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है, पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इसका तापमान भी बढ़ता चला जाता है। As the stratosphere is free from clouds associated weather phenomena, conditions are ideal for flying jet aircraft. तो स्ट्रेटोस्फेयर इतना ऊंचा होता है कि इसमें कोई बादल वगैरह कुछ नहीं होते, इसमें कोई भी मौसम का बदलाव वगैरह नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है जेट्स एयरक्राफ्ट, जो फ्लाइंग जेट्स होते हैं उनको उड़ाने के लिए। द ओजोन इन दिस लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। द ओजोन इन दिस लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल, और जो ओजोन भी होती है इस लेयर में होती है जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। मीजोस्फेयर 48 मिनट। मीजोस्फेयर, मीजो मतलब मिडल। अब हम बीच में आ चुके हैं इसके। पहले मैंने ट्रोपोस्फेयर देखा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर देखा, अब हम बीच में आ गए मीजोस्फेयर। मीजो मतलब मिडल। सिंस मीजोस्फेयर इज अ मिडल, मीजो मतलब मिडल स्फीयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में पाई जाती है, मीजोस्फेयर। ठीक है। देयर स्पिलाइज ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर बिलो द एटमॉस्फेयर। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। मीजोस्फेयर ये 80 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, बस यही है। थर्मोस्फेयर, थर्मस का मतलब होता है हीट। द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड द थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 513 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर 513 किलोमीटर तक ऊंची होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने ऐसा कहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। इसका जो लोअर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं आयनोस्फेयर। इन द आयनोस्फेयर लेयर द टेम्परेचर राइजेस ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू द अप्रोच 2500 डिग्री सेल्सियस। जो आयनोस्फेयर, इसका जो नीचे वाली जो परत होती है थर्मोस्फेयर की, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक। This increase in temperature is due to the fact that gas molecules present in this layer absorb the ultraviolet and X-ray. This increase in temperature is due to the fact that gas molecules present in this layer absorb the ultraviolet and X. ये टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ा है? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो
सन की अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से इसका तापमान बढ़ता है। तीसरा जानते हैं ब्रेक अप द ग्लास मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। और जो ये यूवी और एक्स रेज को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं, जिसको हम आयंस कहते हैं। These particles receive the radio waves that is transmitted from the Earth's surface that reflect the radio waves back to the Earth's surface. These particles received the radio waves that is transmitted from the Earth's surface and then reflect the radio waves back to the Earth's surface. In this way, these particles make possible wireless and long distance communication. और इन्हीं जो पार्टिकल चार्ज हो गए, इनकी वजह से ही जो कि वेव्स, रेडियो वेव्स होती हैं, वो टकरा के वापस आ पाती हैं धरती पे। और इनकी वजह से जो वायरलेस और जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिटी पे जो हम फ़ोन पे बात करते हैं, वो इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाता है। लॉन्ग रेडियो वेव्स में हम डी लेयर ऑफ आयनोस्फीयर, शॉर्ट वेव फॉर्म इतना पढ़ने की जरूरत। एक्सोस्फीयर, एक्सो मतलब बियॉन्ड, जो आउटर मोस्ट सबसे जो भारी लेयर होती है धरती की, वो होती है एक्सोस्फीयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन द ऑफ द एटमोस्फीयर। द लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर सिंस द स्पेस बियॉन्ड। एक्सो मतलब बियॉन्ड, thermosphere therefore is called exosphere. There is no distinct limit to the exosphere and this gives way the interplanetary space. इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक है। ये इससे अगर इसमें हम चाहते हैं तो ये बिल्कुल हम अंतरिक्ष में पहुँच जाएंगे। द एस्टिमेशन ऑफ साइंटिस्ट, इसमें फिर भी साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया लगभग 10,000 किलोमीटर तक ऊपर होती है यह। द एटमोसफियर इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। The layer of air acts as a blanket or cover protecting the earth from ultraviolet radiation at extreme of temperature. जो ये अर्थ की हवा की जो लेयर्स होती हैं, जो हमें एक चादर की तरह काम करते हैं, जो यूवी रेडिएशन और एक्सट्रीम जो तापमान होता है सूरज की वजह से, उससे बचाती हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एटमोसफियर बाय सन रेज प्रोड्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर लीडिंग टू विंड्स। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एटमोसफियर बाय द सन्स रेज reduce circulation of air leading to winds, clouds and precipitation. The variation of in climatic conditions on the earth is responsible for diversity and distribution of plants and animal life. ठीक है, that differential heating of atmosphere by the suns and the rays produces circulation of air leading to winds. Ecology, अब हम दूसरे भाग पर आ गए। इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बायोस्फीयर। इकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। द टर्म इकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स ओक्योस यानी हाउस, हैबिटेट, ड्वेलिंग प्लेस, एंड लोगोस द स्टडी। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इकोलॉजी होती क्या है आपको। इकोलॉजी तो इकोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म एक पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। The term ecology is the combination of two Greek words okos, house, habitat, dwelling place, and the logos, the study. The ecology is the study of science of biosphere, dwelling place of organism. Ecology is defined as the study of relationship of organism to one another and to their physical environment. जो रिलेशनशिप का होती है ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड बायो, इकोलॉजी को हम बायो इकोलॉजी, बायोनोमिक्स या एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। There is some controversy about the person who coined the term ecology. Some scholars think that it was H. Hitler who introduced the term ecology in 1860, but most of the scholars think that it was a German scientist Ernst Haeckel who coined the term ecology and put the first basic definition explanation. So यही है कि कंट्रोवर्सी हो गई थी, किसने पहले ढूंढा था, या जर्मन ने ढूंढा था या किसने ढूंढा था। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट E.P. Odom wrote in this popular textbook Fundamentals of Ecology, the word ecology
Ecology was first proposed by Ernst Haeckel in 1860. Haeckel defined ecology as the study of natural environment, including the relations of organisms to one another and their surroundings. The ecology was proposed by Ernst Haeckel in 1869. Haeckel defined ecology as the study of natural environment, including the relations of organisms to one another and their surroundings. Ernst Haeckel is known as the father of ecology. जो अर्नस्ट हैक्कल है, अर्नस्ट हैक्कल, इसको इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी क्लासिकल पीरियड में, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स एंड जर्मन। अलेक्जेंडर द फादर ऑफ, और कुछ कहते हैं कि अलेक्जेंडर वॉन होमलैंड फादर ऑफ इकोलॉजी है, तो पता नहीं किस कौन है, ऐसा ना बोलो। E.P. Odum इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। E.P. Odum जो है, जो फादर है मॉडर्न इकोलॉजी के। रोमेडो मिश्रा इज रिवर्स फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। जो रामेडियो मिश्रा है वो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। नोट इन साइंस द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग टू 19th century. Note in science the period from the beginning to 19th century, that is beginning 19th century, considered as classical period, and the period from 20th century till date modern period. Note करो, in science the period from the beginning of 19th century, that is beginning 19th century, considered as classical period. जो 19 की शताब्दी है उसको हम कहते हैं क्लासिकल पीरियड, एंड द पीरियड फ्रॉम द 20th century till date 1901. और 1901 से लेकर, मतलब जो 1800 का टाइम था वो तो क्लासिकल पीरियड, और 1901 से लेकर जो अभी तक है उसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड. लाइक अदर फील्ड्स ऑफ लर्निंग, द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी हैव बीन ग्रेजुअल. Ecology has progressed from natural history and geography to ecosystem ecology in the last quarter of the 20th century. काली सा है, काली काली काली
Like other fields of learning, the development in the fields of ecology have been gradual. 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं हम। 1 घंटा हो गया हो। 1 घंटा में सिर्फ 1 2 3 4 पेज का पढ़ पाए हो। इसी वजह से तो नहीं सो सकती है, नहीं हो सकती है। सब बाबरा एनवायरमेंट खत्म कर देता है। मेरा तो जान का जाओ, मेरे तो जान को जाओ। Like other fields of learning, development in the field of ecology has been gradual. Ecology has progressed from natural history and biogeography to ecosystem ecology. In the last quarter of the 20th century, that is 1975, 1 घंटा 16 सेकंड। Plastic techna point. Sunflower. Like other the levels of ecological profits organized the based on the small population, community, ecosystem, landscape, biome, for example, ecosphere, biosphere, branches of ecology and the biotaxonomy, ecological factors, abiotic factors, don't take 5 examples a day। तो आज के लिए इतना ही बहुत है और बाकी का पार्ट हम बाद में कंप्लीट करेंगे। आज तक हम इकोलॉजी तक पहुंच गए हैं, इसके बाद हम ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप वेट करिए, अगली वीडियो ज़रूर आएगी। अभी भी बहुत सारा बाकी है। उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अभी भी बहुत बाकी है, लगभग बहुत सारा बाकी है। बाकी हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।